वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 8 जून 2021 और 8 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जितने वीडियो जनवरी से लेकर अब तक चैनल पर अपलोड हुए सभी को मैंने बिहार करंट अफेयर्स नाम से प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप जाइए वहाँ पे सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये पांचों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में बिहार में संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को मनाया गया, इसका संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर किया है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जून माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस और तेलंगाना गठन दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका 2021 का थीम था पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 7 जून को जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया 2021 में, इसका थीम था सेव फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। इसे अब याद रखेंगे। और आज है 8 जून और आज है विश्व महासागर दिवस और इस वर्ष 2021 का विश्व महासागर दिवस का थीम है महासागर जीवन और कल्याण। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजों को मैं यहाँ पर अपडेट करता चलूंगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न को। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल आगामी किस दिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का 74वां जन्मदिन सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 11 जून, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल आगामी 11 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के 74वां जन्मदिन के अवसर पर सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये आपको याद रखना, ये 74वां स्थापना मतलब कि जन्मदिन ये 11 जून को मनाया जाएगा, 11 जून 2021 को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 74वां जन्मदिन 11 जून 2021 को इनका मनाया जाएगा लालू यादव का। अब यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित कुछ चीजें हैं उन्हें देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहद्दी अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिहार की चौहद्दी को आपको ध्यान रखना है। उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में है पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य की जो सीमाएं है ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। जैसे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य है जिसके साथ ये राज्य सीमा साझा करते हैं, यानी कि बिहार राज्य। और यही भी बिहार राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात किया जाए तो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। और आप सभी जानते हैं बिहार राज्य की राजधानी है पटना। राज्यपाल वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राजकीय पक्षी है गोरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो। और राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल है गेंदा और जनसंख्या घनत्व है बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और वहीं पे क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था तो उस समय 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 46% भूभाग को लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। और आगे की बिहार की राजभाषा, तो प्रथम राजभाषा बिहार की है हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा बिहार की उर्दू है। और बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई है 483 किलोमीटर। और बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें हैं, लेकिन विभाजन से पूर्व ये सीटें जो थी 96 थी। और विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है जाट जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया बिहार की प्रमुख लोक नृत्य है। और जब यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो बिहार से संबंधित इतनी सारी चीजों को आपको यहाँ पे याद रखना है। हालांकि ये छोटे छोटे फैक्ट हैं लेकिन ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक हो सकता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले जाए तो यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार के किस जिले में चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किशनगंज जिले में चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही गई है बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार इथेनॉल और ऑक्सीजन उत्पादन पॉलिसी के बाद जल्द ही टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लाने की तैयारी में है। और किशनगंज के पांजीपाड़ा चमड़ा उद्योग का गढ़ है और यहाँ से बेहतरीन चमड़ा देश विदेश तक जाता है और उसी के आसपास लेदर प्रोसेसिंग यूनिट का हब बनाने का कार्य योजना पर तेजी से काम चल रहा है।
तो ये अभी हाल ही में बात कही गई है, हालांकि ये घोषणा अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो जब होगा तो मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किशनगंज के बारे में ये सारी बातें कही गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पे कि हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर से लंदन लीची निर्यात किए जाने पर कितने किसानों को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 4 किसानों को भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था कि अभी हाल में मुजफ्फरपुर से 523 किग्रा मतलब 523 किलो लीची लंदन के लिए मतलब पहले दौर में पहले खेप में मतलब कि निर्यात किया गया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो हाल ही में मुजफ्फरपुर से लंदन लीची निर्यात कर रहे जिले के 4 किसानों को मुजफ्फरपुर जिला कृषि कार्यालय मुसहरी में सम्मानित किया गया है। और इनमें लाल बाबू शर्मा, प्रिंस कुमार, छोटे लाल शाह, कुंदन कुमार को बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह की ओर से हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, यही है बिहार के मतलब कि कृषि मंत्री, और इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में ये प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। और आगे के बिहार से 24 से लेकर के 30 मई के बीच 10 क्विंटल लीची लंदन निर्यात किया गया है। यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहली खेप में 523 मतलब कि किलो लीची भेजी गई थी। तो वो सारे फैक्ट मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 किसानों को सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कहाँ E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पुणे में किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, पुणे में इसकी शुरुआत किया गया है। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इथेनॉल क्षेत्र के विकास के लिए एक विस्तृत रोड मैप जारी करते हुए पुणे में एक E100 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और इसकी जो मतलब की शुरुआत है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मतलब वर्चुअल माध्यम से किया गया था। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पे बात आई है E100 प्रोजेक्ट के तहत एथेनॉल की, जो एथेनॉल से संबंधित ये मतलब की योजना है। तो बात करेंगे एथेनॉल की। तो एथेनॉल से संबंधित कुछ चीजें हैं जो फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें यहाँ पर सारी चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जिसे कि पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और बिहार में भी बहुत जोरों शोरों से ये काम चल रहा है। एथेनॉल यूनिट को काफी मतलब कि तेजी से लगाया जा रहा है बिहार में। और ये सारी चीजें जो है बिहार के उद्योग मंत्री बताते रहते हैं और मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें शेयर करता रहता हूँ। यहाँ से आपके प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये सारी चीज को आप ध्यान रखेंगे। एथेनॉल अभी काफी ज्यादा मतलब चर्चे में है, तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। तो इसका जो है मतलब इस्तेमाल जो होगा मतलब को एथेनॉल जो है एक तरह का अल्कोहल है, जिसमें कि पेट्रोल मिला के गाड़ियों के फ्यूल की तरह मतलब गाड़ियों के ईंधन की तरह से मतलब कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होती है, लेकिन मक्का, चावल आदि अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इसके इस्तेमाल से 35% यानी 35% कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है, इसलिए यह पर्यावरण के अनुकूल भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगला पॉइंट है, इतना ही नहीं, यह सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को भी कम करता है। और इथेनॉल में 35% ऑक्सीजन होता है। और आगे कि पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल पर्यावरण के लिए बहुत कम नुकसानदायक है। तो ये सारे फैक्ट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे आपको याद रखना। और जो आप यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हैं, ये केमिकल फार्मूला है एथेनॉल का। चलिए यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में बांग्लादेश ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु श्रीलंका के कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय सुविधा को अभी हाल ही में मंजूरी दिया गया है। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं, यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा, इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। तो हाल ही में बांग्लादेश ने श्रीलंका के लिए 200 मिलियन डॉलर की मुद्रा स्वैप यानी कि मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दे दी है, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिल सके। ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर आगे है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1.1 अरब डॉलर की मुद्रा अदला बदली यानी कि मुद्रा स्वैपिंग का, जो मुद्रा विनिमय का तो 1 साल पुराना अनुरोध लंबित है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये सारे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो आपसे नोट डाउन कीजिए। और साथ ही हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ को भी जरूर प्राप्त करें। पेड ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा। और यहाँ पे इस व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके पेड ग्रुप से जुड़ी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे। और वीडियो से दोस्तों अगर आपको हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात आई है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें देख लेते हैं। तो ये बांग्लादेश की राष्ट्रीय ध्वज है और बांग्लादेश गणतंत्र दक्षिण जम्मू द्वीप का एक राष्ट्र है। और इसकी सीमा रेखा उस समय निर्धारित हुई थी जब 1947 में भारत के विभाजन के समय इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का पूर्वी भाग घोषित किया गया था, यानी कि पहले पाकिस्तान का पूर्वी भाग था। और आगे कि बांग्लादेश दुनिया में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। और यहाँ का जो राष्ट्रगान है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप याद रखेंगे। यहाँ का जो राष्ट्रगान है ये अमार सोनार बांग्ला है।
और यहाँ की राजधानी है ढाका, जो कि देश का सबसे बड़ा नगर है। और यहाँ की राष्ट्रभाषा जो है ये बांग्ला। और यहाँ के प्रमुख धर्म की अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश का प्रमुख धर्म है मुस्लिम, जो कि राष्ट्रीय धर्म है। और इसके अलावा हिंदू, बौद्ध और ईसाई भी आंशिक तौर पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री ये है शेख हसीना और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश की जो मुद्रा है ये है टका। तो ये सारे फैक्ट बांग्लादेश से संबंधित आपको याद रखना है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कहाँ त्रिरश्मी बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाएं मिली है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा नासिक, महाराष्ट्र के त्रिरश्मी गुफा परिसर में 3 गुफाएं मिली है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने महाराष्ट्र के नासिक में त्रिरश्मी बौद्ध गुफा परिसर में 3 नई गुफाओं की खोज की है। और इस गुफा परिसर को पांडव लेनी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो खोज हुआ है ये महाराष्ट्र के नासिक में हुआ, जो कि त्रिरश्मी गुफा परिसर में 3 गुफाओं का खोज हुआ है। और इस गुफा को मतलब इस गुफा परिसर को पांडव लेनी कहा जाता है। और यह पुराविदों के अनुसार बौद्ध भिक्षुओं के आवास स्थान रही होगी। ऐसा मानना है मतलब कि पुराविदों का कि ये यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का आवास स्थान रहा होगा प्राचीन समय में। और आगे कि यहाँ से प्राप्त बौद्ध मूर्तियाँ और गुफाएं बौद्ध धर्म की हीनयान परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ मिली है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, जो कि हीनयान परंपरा से संबंधित है। आप लोगों को पता है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान में। तो यहाँ से जो बौद्ध मतलब धर्म की जो मूर्तियाँ मिली है वो सभी हीनयान परंपरा से यानी हीनयान धर्म से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए अभी हमें बात है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र संबंधित चीज़ों को देख लेते हैं। ये मैप में महाराष्ट्र की स्थिति है। और महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो कि भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। और इसकी गिनती भारत के सबसे धनी और समृद्ध राज्यों में की जाती है, जो भारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। यानी कि यहाँ की जो राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई, ये भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। और यहाँ की वर्तमान में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। और ये जो कैपिटल है आप सब जानते हैं मुंबई है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हसामतुल्लाह साहिदी को अभी हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है। आपको बता दूं कि हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि ACB ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के पद से असगर अफगान को हटा दिया है। और आधिकारिक विज्ञप्ति जारी करते हुए बाएं हाथ के क्रिकेटर हसामतुल्लाह साहिदी को राष्ट्रीय टीम का नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है हसामतुल्लाह साहिदी। अभी हाल ही में इन्हें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया। आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसे हटाकर ये मतलब कि नियुक्त किए गए हैं? तो पहले जो कप्तान थे ये थे असगर अफगान, जिन्हें हटाकर कभी हसामतुल्लाह साहिदी को मतलब कि कप्तान बनाया गया है। चलिए यहाँ पे बात आई है अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान से संबंधित कुछ चीज़ें उन्हें देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान का ये राष्ट्रीय ध्वज है, ये आप याद रखेंगे। और अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य दक्षिण एशिया में अवस्थित एक देश है। और अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है तथा पश्चिम में ईरान, उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन है। ये आप याद रखेंगे। ये इसका चौथी हुआ। और आगे अप्रैल 2009 में अफगानिस्तान सार्क संगठन का 8वां सदस्य बना था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। सार्क संगठन का 8वां सदस्य ये 2009 में बना था। और यहाँ की जो राजधानी है ये काबुल है, जो कि यहाँ का अफगानिस्तान का सबसे बड़ा नगर है। और यहाँ की राष्ट्रभाषा जो है ये फारसी और पश्तो है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी अहमदजई यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अब्दुल्ला है। और यहाँ की मुद्रा है अफगानी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू की है? तो ये जो भी शुरू किया गया है ये अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले वैसे मेधावी छात्रों को जो पैसों के अभाव में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से वंचित हो जाते हैं, तो उनके लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग मतलब कि योजना को शुरुआत किया गया है। कोचिंग योजना शुरुआत की गई है और जिसमें कि यह अधिकतम 1 साल के लिए पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिल पाएगा। और विद्यार्थियों की मेरिट का निर्धारण 10वीं तथा 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है कि वैसे छात्र जो कि प्रतियोगी परीक्षा जो होते हैं उनकी तैयारी करने से वंचित होते हैं आर्थिक स्थिति के अभाव के कारण। तो आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है तो वैसे छात्रों के लिए यहाँ पर मतलब कि मुख्यमंत्री जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, तो उनके द्वारा भी हाल ही में मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू किया गया है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, इसे आप याद रखें। चलिए बात आई है राजस्थान की। तो राजस्थान से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें देख लेते हैं
ये मैप में राजस्थान की स्थिति है और राजस्थान भारत गणराज्य का एक राज्य है जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और साथ ही यह देश के अन्य 5 राज्यों से भी अपनी सीमा साझा करती है। ये भी बात याद रखेंगे, मतलब कि राजस्थान की जो सीमा है ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है तथा पाकिस्तान के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है। और इसके आगे है कि इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। ये आप याद रखेंगे, ये इसका चौथी है। और आगे की विश्व की पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है जो कि पर्यटन का केंद्र है, जो माउंट आबू और विश्वविख्यात दिलवाड़ा मंदिर सम्मिलित करती है। ये आप याद रखेंगे, ये प्रश्न कई बार यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अरावली श्रेणी जो कि राजस्थान में है। और आगे कि इसके अलावा राजस्थान में 2 बाघ अभ्यारण्य जो कि विश्व प्रसिद्ध है, रणथंभौर और सरिस्का, यहाँ से भी प्रश्न अराइज होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। और राजस्थान का जो कैपिटल है, राजधानी जयपुर है और गवर्नर है कालराज मिश्रा और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की गुफाओं में झिंगुर की नई प्रजाति पाई गई है जिसका नाम जयंती रखा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में झिंगुर की 12वीं नई प्रजाति पाई गई है। अब तक कुल मिला के 12 प्रजातियों का मतलब पता चल चुका है झिंगुर का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ की गुफाओं में झिंगुर की 12वीं दुर्लभ प्रजाति ढूंढ निकाली है और इस प्रजाति के झिंगुर के कान नहीं है। ये आप याद रखिएगा, इस प्रजाति के झिंगुर के कान नहीं है और इसका नाम जयंती रखा गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत विश्वास का इस पर शोध कार्य किए जाने के कारण इस झिंगुर की नई 12वीं प्रजाति का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, इनके सम्मान में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के मतलब कि यहाँ की जो गुफाएं हैं यहीं से मतलब ये पाई गई है इस प्रजाति 12वीं प्रजाति को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित चीज़ों को देख लेते हैं। ये मैप में स्थित है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है और इसका गठन जो हुआ था 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य है और पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। यहाँ पर जो आप बीचों बीच देख रहे हैं यही है मध्य प्रदेश, ये पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था और यह भारत का 26वां राज्य है। और छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे माँ का दर्जा दिया गया है, ये भी बात आप याद रखिए। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर जो कि राज्य का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ का क्षेत्रफल है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। राजभाषा हिंदी तथा छत्तीसगढ़ी है और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अभी मैंने आपको बताया इसका जो गठन हुआ छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। यहाँ पे 28 जिले हैं, विधानसभा की 90 सीटें, राज्यसभा की 5 तथा लोकसभा की 10 सीटें हैं। ये आप याद रखिए। उसका ध्यान बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित अभी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वन विभाग अगले महीने पौधारोपण की मेगा ड्राइव शुरू करने जा रही है और जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। ये आप याद रखेंगे, इस साल 30 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि बिहार सरकार की बात किया जाए तो बिहार सरकार मिशन 5 करोड़ योजना के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आगे कि पिछले साल 2020 में वन महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया था, तय किया था। तो ये भी बात आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे बात है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ चीज़ें उन्हें देख लेते हैं। ये मैप में उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये बिहार है। तो उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है, यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड है। और 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में मतलब कि उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था और ब्रिटिश शासन काल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। आपको यहाँ पे याद रखना है कि किस राज्य को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। तो उत्तर प्रदेश को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यूनाइटेड प्रोविंस कहकर संबोधित किया जाता था, ये आप याद रखिए। और यहाँ की जो राजधानी है लखनऊ है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा शहर है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा और पुलिस महानिदेशक है हितेश चंद्र अवस्थी। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित ये सारे फैक्ट आप याद रखिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न को। आज के इस वीडियो का प्रश्न कि हाल ही में भागलपुर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जर्दालू आम भेजे गए हैं। जर्दालू आम को जीआई टैग कब मिला था? अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर क्या है, कृपया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। आप चाहें तो इसे डिटेल में भी लिख सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को डिटेल में लिखते हैं तो आपको लंबे समय तक के लिए याद होता है, तो प्लीज़ आप डिटेल में जरूर लिखें। अब यहाँ पर आपको पेड ग्रुप से जुड़ी तमाम इन्फॉर्मेशन दे दूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि इस चैनल के माध्यम से रिसेंटली एक ई बुक लॉन्च किया गया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर उसे यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक की खासियत ये है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई वो सारे परीक्षाओं के प्रश्नों को कवर किया गया है और ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। यहाँ पे 2500 से अधिक प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा।
देखिए किसी भी कंपटीटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो आपके मतलब कि एग्जाम की रूपरेखा आपको बताता है, आपको तैयारी में मदद करता है कि किस प्रकार से आप एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे, कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, वो सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से ही आपको समझ में आता है। तो इसी दृष्टिकोण से ये PDF को लॉन्च किया गया था, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आपको बता दूँ कि इस चैनल के माध्यम से रिसेंटली कुछ ईबुक लॉन्च किया गया है। ये सारे PDF का लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके ये सारे PDF प्राप्त कर सकते हैं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने पर आपको बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 12 महीने का करंट अफेयर्स का ईबुक मिलेगा, जो कि अच्छी क्वालिटी का होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा, जो कि बिहार में सभी कंपटीटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लाया गया है। आपसे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, केवल और केवल 399 रुपये का फी है। ये 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा, जिसके तहत आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा, जो कि 67 BPSC प्राइमरी परीक्षा BPSC CDPO के लिए होगा। यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स, बिहार का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है BPSC का, वो भी सारा मतलब इसके अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर PRE21 लिख के आपको मैसेज करना है। इसका फी 399 रुपये है। आप इसे ज्वाइन करके ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।